वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर 9 में हमने देखा था कि स्पर गियर डिज़ाइन बेस्ड ऑन लेविस एंड बकिंघम इक्वेशंस में कौन कौन से इक्वेशंस है जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी स्पर गियर को डिज़ाइन करने में। आज हम उन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके एक डिज़ाइन प्रोसेस देखेंगे, एक जनरल डिज़ाइन प्रोसेस देखेंगे कि क्या होना चाहिए, और उसके बाद हम कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो एक अगर हम जनरल प्रोसेस को देखें तो हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बीम स्ट्रेंथ के, वियर स्ट्रेंथ के, इफेक्टिव लोड के। ये सब हमने इक्वेशंस देखा था, ये आपस में कैसे रिलेट है ये लास्ट लेक्चर में देखा था। गिवन डाटा के हिसाब से हमारा सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने बताया था, वो होता है डिसाइडिंग द वीकर मेंबर। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि पिनियन और गियर में वीकर कौन है। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर सेम मटेरियल है तो पिनियन हमेशा वीकर रहेगा, और अगर डिफरेंट मटेरियल्स है तो द प्रोडक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी एंड लेविस फॉर्म फैक्टर वाई विल डिसाइड द वीकर मेंबर। अभी अगर जैसे हम मान के चलते हैं कि आपका पिनियन वीकर है, सेम मटेरियल का है, हम मान के चलते हैं ये सेम है, तो पिनियन आपका वीकर आएगा। सेकेंड स्टेप में आप डाटा में देख लीजिए कि आपको नंबर ऑफ टीथ गिवन है कि नहीं, पिनियन का या गियर का। वेलोसिटी रेशियो मैक्सिमम केस में गिवन रहता है, पर कभी कभी नंबर ऑफ टीथ नहीं गिवन रहता है। अगर नहीं गिवन रहेगा तो आपको नंबर ऑफ टीथ एज्यूम करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम केस में हम ले सकते हैं पिनियन का 18 और 20। इसी तरीके से हम Z2 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी रेशियो रहता है, तो हम IZ1 फॉर्मूला यूज करके, अगर हमने इसको 18 लिया है तो I से मल्टीप्लाई करके आपको Z2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो नंबर ऑफ टीथ भी आपको मिल जाएगा। थर्ड स्टेप में रहता है आपका मॉड्यूल निकालना, जो सबसे बेसिक डायमेंशन रहता है गियर का, दैट इज मॉड्यूल। और इसके लिए हम स्टेप का हेडिंग डालेंगे मॉड्यूल बेस्ड ऑन बीम स्ट्रेंथ और लेविस इक्वेशन। हमने देखा था कि मॉड्यूल दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, वियर स्ट्रेंथ से और बीम स्ट्रेंथ से, लेकिन हम लेविस इक्वेशन या बीम स्ट्रेंथ ही यूज करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल फेलियर होता है जिसमें गियर का दांत सीधा टूट जाता है। इसलिए मैक्सिमम केस में मॉड्यूल इसी इक्वेशन से निकाला जाता है, जो हमने एम क्यूब का इक्वेशन बनाया था बीम स्ट्रेंथ को इक्वेट करके इफेक्टिव लोड के साथ, उसी को यूज करेंगे। तो अगर मेरा पिनियन वीकर है, मतलब सारे नोटेशंस 1 के आएंगे, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, एम क्यूब बी बाई एम सिग्मा बी वाई इक्वल्स टू सी एस अपॉन सी वी इंटू ट्वाइस MT1 अपॉन Z1 इंटू FOS। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास से बताया था, इसमें आपको सारे डाटा गिवन रहेंगे, जिससे आप अपना मॉड्यूल की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं इजीली। आगे हम न्यूमेरिकल्स में सब सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यूज को हम निकालेंगे। फोर्थ पॉइंट में रहता है आपका गियर का डायमेंशंस। अब गियर का सबसे बेसिक डायमेंशन है जो मॉड्यूल निकल के आएगा, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक होल नंबर में मिले, ये डेसिमल मिलेगा। तो सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड मॉड्यूल, और ये आपके डाटा बुक में पेज 17.2 में आपको देखेंगे। तो स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो यूज होते हैं वो स्पर गियर के दिए हुए हैं 3 चॉइसेस में बनाकर, चॉइस 1, चॉइस 2 और चॉइस 3। और इसके नीचे नोट में लाइन भी लिखा हुआ है एक चीज कि आपको चॉइस 3 को एज फार एज अवॉइड करना है। आप चॉइस 1 और चॉइस 2 से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चॉइस 1 और चॉइस 2 से ही कोई मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे हम कोई डेसिमल की वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि डेसिमल हमारे पास आती है। हम कोई ऐसा नंबर चुनेंगे दोनों चॉइसेस को देख के जिससे हमको एक होल नंबर मिल जाए। ठीक, तो जैसे ही हमको एक मॉड्यूल की वैल्यू मिल जाएगी, हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सीधा निकालेंगे उसका फेस विड्थ का वैल्यू, जो कि यहाँ दिख रहा है बी बाई एम को हम 10 लेके चलते थे, इसलिए फेस विड्थ हमेशा निकलेगा 10 टाइम्स मॉड्यूल। जो भी मॉड्यूल इस पर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे आपको फेस विड्थ मिल जाएगा। उसके बाद हम निकाल लेंगे पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन, जो कि एक सिंपल फॉर्मूले से निकलता है मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन, दैट इज MZ1। उसके बाद हम निकालेंगे D2, ये निकलता है MZ2 से। उसके बाद हम निकाल लेंगे एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द गियर, क्योंकि यहां पर सीवी निकालने के लिए हम वेलोसिटी एज्यूम करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके हिसाब से ये सीवी की वैल्यू आती है 3/8, इसलिए अब हमको एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास डायमेंशंस आ गए हैं। तो अगर हम पिनियन की बात कर रहे हैं, हमने पिनियन डिजाइन का इक्वेशन बनाया हुआ है,
तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी पाई d1n1 अपॉन 60 इंटू 10⁻³ तो ये बेसिक डायमेंशंस आपको निकालने हैं जब आपका मॉड्यूल सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद फिफ्थ प्रोसेस में हम जाएंगे चेकिंग द डिजाइन। अब अगर आपके पास गियर के डायमेंशंस है तो उसके डिजाइन को आपको चेक करना है। अब इसको चेक करने के लिए आपको सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है, SB और SW इक्वल्स टू P इफेक्टिव इंटू FOS। अब ध्यान देंगे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बीम स्ट्रेंथ भी इफेक्टिव लोड के साथ कनेक्ट होता है यूजिंग FOS और वियर स्ट्रेंथ भी इफेक्टिव लोड के साथ कनेक्ट होता है यूजिंग FOS। पर मैंने यहां पर लिखा है SB और SW, मतलब हमको ये दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और दोनों में जिनकी वैल्यू कम होगी, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं विच एवर इज लेस, उसकी वैल्यू रख के हम P इफेक्टिव साथ इक्वेट करेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालेंगे। डिजाइन को चेक करना मतलब हमको अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दांत की ताकत है और हमारे पास उससे लगने वाला लोड है, तो हम जानते हैं कि गियर को अगर फेल होने से बचाना है तो उसमें जो उसकी ताकत है उस पर लगने वाले लोड से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर ये ज्यादा रहेगी तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिजाइन सेफ है। बस इसी चीज को हमको चेक करना है कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मिले और ये P इफेक्टिव आपको कम मिले, जिससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 मिले, हमारा डिजाइन सेफ रहेगा। अब उसके लिए अगर ये जनरल फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो हमको बारी बारी SB की वैल्यू निकालना है। अब हम SB का इक्वेशन जानते हैं कि हमको मालूम है MB सिग्मा B y होता है, तो हमको 1 न्यूटन में इसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना, क्योंकि अब हमारे पास ये मॉड्यूल रहेगा, B रहेगा, सिग्मा B आपने पहले निकाला हुआ था और y Z1 के बेसिस पे y निकला था, तो कुछ न्यूटन में इसका फोर्स आ जाएगा आपको SB का। SW आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको क्वेश्चन में एक डाटा गिवन रहेगा, दैट इज हार्डनेस ऑफ गियर, तभी आप SW निकाल पाएंगे, जिसका हम इक्वेशन यूज किए थे BQ_D1K। और अगर ध्यान होगा तो फेस विड्थ आपके पास है, Q होता है ट्वाइस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, D1 आपने निकाला हुआ है MZ1, है ना, लेकिन जो K की वैल्यू है ये होता है, अगर दोनों गियर्स स्टील के हैं तो 0.16 BHN/100 का स्क्वायर। मतलब SW की वैल्यू आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको क्वेश्चन में डाटा में हार्डनेस गिवन रहेगा। तो अगर हम मान के चलते कि दिया हुआ है तो ये भी न्यूटन में निकल जाएगा, और ये दोनों में से जिसकी वैल्यू कम दिखेगी उसको हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे रखेंगे। अगर आपको हार्डनेस क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको सिर्फ बीम स्ट्रेंथ के साथ ही इक्वेट करके आपको अपना FOS निकालना है, ये आपको अंडरस्टूड रखना पड़ेगा। वियर स्ट्रेंथ हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमको हार्डनेस गिवन रहेगा, ये अगर गिवन नहीं रहेगा हार्डनेस तो आपको बीम स्ट्रेंथ को ही यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर ये ऑप्शन और वाला ये हट जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा SB इक्वल्स टू P इफेक्टिव इंटू FOS। तो ये दोनों चीजें तो आपको मिल गई। अब आपको चाहिए इफेक्टिव लोड। तो डिजाइन प्रोसेस तो यही बोलता है कि इफेक्टिव लोड जब हम मॉड्यूल निकालते हैं तब यहाँ पर इनिशियल इफेक्टिव लोड को यूज करके ये इस इक्वेशन को बनाते हैं। अब हमारे पास डायमेंशंस है, तो हमें जब उसका डिजाइन चेक करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करना है, तो हमें फाइनल P इफेक्टिव की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है CS/PD प्लस PD। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि अगर हम ये फाइनल P इफेक्टिव को यूज करते हैं तो आपके पास सर्विस फैक्टर रहता है, आपके पास टेंजेंशियल लोड निकालने का प्रोसेस रहता है, दैट इज ट्वाइस MT1/D1, ये सारे डाटा रहता है। लेकिन PD का जो इक्वेशन देखेंगे उसमें 4 टर्म्स यूज होते हैं। एक होता है वेलोसिटी जो आपके पास है ना, उसके बाद एक तो आपके पास रहता है C की वैल्यू, कैपिटल C की वैल्यू, आपके पास रहता है फेस विड्थ, और एक रहता है स्मॉल e की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एरर। ये PD का आप इक्वेशन देखेंगे जो 21V CEB प्लस PT अपॉन 21V प्लस अंडर रूट CEB प्लस PT, इसमें जो स्मॉल e जो 2-3 बार आया है ये होता है एरर ऑफ द गियर। जब हम गियर को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बनाते वक्त जो उसमें एरर आता है दोनों पिनियन में और गियर में बनाने में, उस एरर की वैल्यू को, एक कंबाइंड क्यूमुलेटिव एरर को हमको इस PD के इक्वेशन में यूज करना पड़ता है। पर इस एरर की वैल्यू को जो जनरल फॉर्मूला आपके डाटा बुक में दिया है, इसको निकालने का हमको एक डाटा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, दैट इज कि आपका जो गियर है वो किस ग्रेड से बना हुआ है। अगर हमको क्वेश्चन में ग्रेड गिवन रहेगा कि आपका ये स्पर गियर इस ग्रेड से बना हुआ है, तभी हम इसके एरर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर एरर निकला तभी हम PD की वैल्यू निकाल सकते हैं और इस फाइनल P इफेक्टिव को यूज कर सकते हैं।
अगर आपके क्वेश्चन में ग्रेड नहीं दिया हुआ है तो आप इस फाइनल पी इफेक्टिव को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका पीडी का वैल्यू नहीं निकलेगा। स्पर गियर को जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो 12 ग्रेड्स में बांटा गया है, ग्रेड 1 टू ग्रेड 12। इसमें ग्रेड 1 सबसे बेस्ट गियर होता है, इनको प्रीशियन गियर्स बोलते हैं, और जो आपका ग्रेड 12 रहता है ये कमर्शियल गियर्स रहता है। इसका मतलब जो प्रीशियन गियर्स है उसमें एरर की वैल्यू बहुत कम आएगी, और जो ग्रेड 12 रहेगा सबसे लास्ट गियर रहेगा, लास्ट ग्रेड, उसमें एरर की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। तो जैसे जैसे ग्रेड की जो नंबर्स है वो कम दिखते हैं, उसमें एरर की वैल्यू भी बहुत कम ही रहती है, और मतलब ग्रेड 1 में आपको कम एरर रहेगा और ग्रेड 12 में सबसे ज्यादा एरर रहेगा। तो एरर का वैल्यू निकालने की हमें ग्रेड की जरूरत पड़ेगी, और ग्रेड निकलेगा तो एरर निकलेगा, एरर निकलेगा तभी डायनामिक लोड, बकिंघम्स डायनामिक लोड पीडी निकलेगा, और तभी आप फाइनल पी इफेक्टिव निकाल सकते हैं। इसलिए मैं रीजन लिख दे रहा हूं, है ना, कि आपको ये फाइनल पी इफेक्टिव तभी पता चलेगा, है ना, इफ ग्रेड ऑफ गियर इज नोन। तो ये फाइनल पी इफेक्टिव आप तभी यहां पर यूज कर सकते हैं जब आपको ग्रेड पता रहेगा। अब अगर ग्रेड नहीं पता है, नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपको इनिशियल पी इफेक्टिव ही यूज करना पड़ेगा। आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं एफओएस को निकालने के लिए, जो हमने देखा था CSPT अपॉन CV। आपको यही यूज करना पड़ेगा अगर ग्रेड गिवन नहीं रहेगा तो। और इसके लिए मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि वेलोसिटी फैक्टर इज अकाउंट फॉर डायनामिक लोड। इसका मतलब जब भी हम इफेक्टिव लोड की बात कर रहे हैं उसमें वेलोसिटी फैक्टर आ रहा है, ये CV की वैल्यू आ रही है फाइनल पी इफेक्टिव में भी। कभी कभी क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि आपको कौन सा पी इफेक्टिव लेके चलना है ना, तो इसलिए ये लाइन हमेशा लिख के देता है कि वेलोसिटी फैक्टर इज टू अकाउंट फॉर डायनामिक लोड। मतलब आपको इनिशियल वाला पी इफेक्टिव भी लेना है फाइनल के केस में, जब आपको डिजाइन चेक करना है। तो ये दो पी इफेक्टिव इक्वेशन हमने देखा था, है ना, एक ये इनिशियल वाला, एक फाइनल वाला है। तो फिर से समराइज कर दे रहा हूं, फाइनल वाला तभी यूज कर पाएंगे जब आपको ग्रेड पता रहेगा गियर का, नहीं तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर ग्रेड गिवन नहीं है तो आपको इनिशियल वाला यूज करना पड़ेगा जिसमें वेलोसिटी फैक्टर रहता है। अब आपके पास CS पहले गिवन रहता है, PT आप निकाल चुके रहते हैं, CV के लिए आपको वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, जो आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, लेकिन आपके पास वेलोसिटी रहती है। तो इस वेलोसिटी का यूज करके ये CV की वैल्यू निकालेंगे और ये आपको पी इफेक्टिव मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे आपको पी इफेक्टिव मिल जाएगा, आपके पास राइट साइड में पी इफेक्टिव है, लेफ्ट साइड में SB और SW है क्वेश्चन के हिसाब से। अब दोनों को आप मैच करेंगे तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर ये FOS ग्रेटर देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिजाइन ऑफ स्पर गियर इज सेफ। अब अगर ये लेस देन 1 आया तो हमने मॉड्यूल निकाला हुआ है, तो हमको मॉड्यूल को, जो हमने इसको स्टैंडर्ड मॉड्यूल लिया था राउंड ऑफ करके, उसको हम मॉड्यूल की वैल्यू को और बढ़ाएंगे, डायमेंशंस और बढ़ जाएंगे, तो हमारा फिर एक टाइम आके ये सेफ आ जाएगा। वैसे ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ये एक जनरल प्रोसेस है जिससे हम लेविस बकिंघम इक्वेशंस को यूज करके गियर के डिजाइंस को कंप्लीट करते हैं। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें अलग से स्टेप्स बनाया रहता है और अलग से पॉइंट वाइज पूछा जाता है कि क्या ढूंढना है और क्या आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके हिसाब से हम उस स्टेप्स को ऑल्टर करेंगे। अगर नहीं दिया है तो हम इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अगर दिया रहेगा तो वैसे हम उसको स्टेप्स बनाएंगे। तो इसमें हम पहला इक्वेशन देखते हैं, ये आपके नोट्स में पेज 174 में दिया हुआ है, एग्जांपल 17.7। इसमें देख लेते हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है। जो भी डाटा दिया रहेगा मैं यहाँ पर बोर्ड में राइट साइड में लिखूंगा, साथ ही साथ लिखते जाऊंगा और उसको हम कैलकुलेट करेंगे इसी प्रोसेस को यूज करके। इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ पेयर ऑफ स्पर गियर्स विद 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टीथ। मतलब आपको प्रेशर एंगल मिला हुआ है 20 डिग्री, बेस्ड ऑन लेविस इक्वेशन। जो आपको गियर डिजाइन करना है वो लेविस इक्वेशन से डिजाइन करना है। इसका मतलब बीम स्ट्रेंथ का ही यूज करना है। लेविस इक्वेशन और बीम स्ट्रेंथ एक ही चीज है, और लेविस इक्वेशन और बीम स्ट्रेंथ को अगर हम यूज करते हैं तो जो मॉड्यूल का फॉर्मूला निकलता है वो अभी मैंने लिखा था, मतलब इसी का यूज करके आपको मॉड्यूल निकालना है। द वेलोसिटी फैक्टर इज टू बी अकाउंट फॉर डायनामिक लोड।
अब देखेंगे इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, द वेलोसिटी फैक्टर इज टू बी अकाउंट फॉर डायनामिक लोड। मतलब जहां जहां पी इफेक्टिव की बात आएगी वहां पर आपको पी इफेक्टिव का वो इक्वेशन यूज करना है जिसमें वेलोसिटी फैक्टर रहता है, चाहे इनिशियल केस में चाहे फाइनल केस में। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो हम जब डिजाइन कर चुके रहेंगे, हमारे डायमेंशंस निकल चुके हैं, है ना, मिल जाएंगे, तब हमको एफओएस कैलकुलेट करना है। और एफओएस कैलकुलेट करने के लिए जो पी इफेक्टिव चाहिए उसके लिए फाइनल पी इफेक्टिव तब रहता है जब ग्रेड मिलता है। आपको ग्रेड गिवन नहीं है तो इसलिए हमको इनिशियल पी इफेक्टिव ही यूज करना पड़ेगा जिसमें आपको वेलोसिटी फैक्टर को लेके फाइनल पी इफेक्टिव निकालना है। द पिनियन इज कनेक्टेड टू ए 10 किलोवाट 1440 आरपीएम मोटर। पिनियन का पावर मिला हुआ है 10 किलोवाट और उसकी स्पीड मिली हुई है 1440 आरपीएम। द स्टार्टिंग टॉर्क इज 150% ऑफ रेटेड टॉर्क। ये एक तरीका है सर्विस फैक्टर को दिखाने का, है ना, जिससे हम टॉर्क को ज्यादा लेके चलते हैं। इसको सर्विस फैक्टर ही बोलते हैं कि हम जितने टॉर्क पे आपको चाहिए कि जितने टॉर्क के लिए आपको डिजाइन करना है उससे थोड़ा ज्यादा ही लेकर डिजाइन करते हैं ताकि अगर पावर लॉस हो तो उतना टॉर्क आपको ट्रांसमिट करके दे दे। तो उसी चीज को हम सर्विस फैक्टर बोलते हैं। 150% मतलब होता है 1.5। तो यहां पर आपको ये सर्विस फैक्टर दिया हुआ है 1.5। द स्पीड रिडक्शन इज 4:1। ये वेलोसिटी रेशियो हो गया जो आपको दिया हुआ है 4। बोथ पिनियन एंड गियर्स आर मेड ऑफ स्टील 40 C8, जिसका अल्टीमेट डिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 16। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि बोथ गियर्स आर स्टील और जिसका SUT का वैल्यू दिया हुआ है 600 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5। ये इनिशियल केस के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा वो आपको गिवन है FO 1.5। उसके बाद लिखा है डिजाइन द गियर्स, स्पेसिफाई देयर डायमेंशंस एंड सजेस्ट सुटेबल हार्डनेस फॉर द गियर्स। मतलब आपको गियर्स को डिजाइन करना है ना, उनके सारे डायमेंशंस निकालने हैं, उसके बाद उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेक करना है और साथ ही साथ आपको बताना है इन गियर का हार्डनेस क्या रहेगा। तो हम अपने स्टेप्स खुद से बनाएंगे। जैसे हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है डिसाइडिंग द वीकर मेंबर। तो आप देख रहे हैं कि सिंस आपके दोनों गियर स्टील के बने हुए तो यहां पर आपको एक लाइन लिखना पड़ता है, सिंस बोथ गियर्स आर मेड ऑफ स्टील देयरफॉर पिनियन विल ऑलवेज वीकर देन द गियर, हेंस वी हैव टू डिजाइन फॉर पिनियन। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि पिनियन इज वीकर। मतलब ऐसा लिखने से आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी नोटेशंस हैं वो पिनियन के यूज होंगे और पिनियन को हम जनरली डिनोट करते हैं 1 सफिक्स डाल के, है ना, और गियर के लिए हम 2 यूज करते हैं, तो पिनियन आपका वीकर रहेगा। सेकंड स्टेप में आ जाते हैं हम। हमारा स्टेप 2 इसमें अब बनेगा कि नंबर ऑफ टीथ। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन में कहीं भी नंबर ऑफ टीथ नहीं दिया हुआ है तो हम एक नंबर ऑफ टीथ का एक स्टेप बना सकते हैं, है ना। तो मैंने जैसे इसमें ले लिया है लेट Z1 इक्वल्स टू 18। आपको दिख रहा होगा मैंने लिख लिया है लेट Z1 इक्वल्स टू 18। अब हम Z2 निकाल सकते हैं I Z1 से, जो कि निकल के आ रहा है 72। अब हम तीसरे स्टेप में जाएंगे, मॉड्यूल बेस्ड ऑन लेविस इक्वेशन, और इसका हमने फॉर्मूला निकाल के रखा हुआ था m³ B/m सिग्मा B कैपिटल Y इक्वल्स टू CS अपॉन CV ट्वाइस MT1 अपॉन Z1 इनटू FOS। अब एक एक वैल्यू निकालते जाएंगे हम। यहां पर इस इक्वेशन को यूज करना है तो सबसे पहला चीज है आपका B/m, जिसको आप हमेशा रखते हैं 10। उसके बाद हमको चाहिए परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस जो कि होता है SUT/3। तो यहां पर दिया हुआ है 600, तो 600/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। Y के लिए आपको डाटा बुक का टेबल देखना पड़ेगा, टेबल 17.5, और ये Y की वैल्यू आ रही है 0.308। Z1 18 पे आप देखेंगे, है ना, टेबल नंबर 17.5 से, तो आपको दिख जाएगा कि Y की वैल्यू 0.308 आ रही है। अब आ जाते हैं CS की वैल्यू, यह हमको दिया हुआ है 1.5। CV के लिए हम एज्यूम कर लेंगे लेट वेलोसिटी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड।
और इसमें आपका CV का वैल्यू आ जाएगा 3/3 + 8। ये देखेंगे डाटा बुक में बताया था, है ना, कि अगर 10 मीटर पर सेकंड से कम रहता है तो यही वाला इक्वेशन यूज करते हैं, 3/3 + V, है ना, ये सॉरी 3 + 5, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3/8, जो डेसिमल में आएगा आपका 0.375। तो ये आपको CV मिल जाएगा। टॉर्क MT1 के लिए आपको पावर और RPM की जरूरत पड़ेगी, तो MT1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किलोवाट इंटू 60 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 2πN1, और ये टॉर्क की वैल्यू मेरी आ रही है 66314.56 न्यूटन मिलीमीटर। Z1 आपको दिया हुआ है फिर से 18, मैं यहां लिख दे रहा हूं, है ना, हमने एज्यूम किया था, और FOS की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.5। अब ये सारे डाटा को अगर हम इस ऊपर वाले इक्वेशन में डालेंगे तो हमको मॉड्यूल की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी कुछ डेसिमल में, जैसे मेरी ये वैल्यू आ रही है 4.16 मिलीमीटर। अब हम जाएंगे फोर्थ स्टेप में, जिसमें हम निकालेंगे गियर के डायमेंशंस। अब हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे पेज नंबर 17.2 से, तो आप देखेंगे कि चॉइस 1 में नेक्स्ट आपको स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो होल नंबर में वो दिया हुआ है वो है M = 5 मिलीमीटर। अब जैसे मॉड्यूल निकल जाता है तो हम बाकी निकाल सकते हैं। B जो कि होता है 10 टाइम्स मॉड्यूल, मतलब ये आ जाएगा आपका 50 mm। D1 आपको यूज करना है मॉड्यूल इंटू Z1, तो ये आपका D1 आ जाएगा 90 mm। D2 जो कि होता है MZ2, ये आ जाएगा 360 mm। और फाइनल वेलोसिटी जो कि होता है πD1 N1/60 10⁻3, इसको यूज करेंगे तो ये मिल जाता है 6.786 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका वेलोसिटी। तो ये कुछ बेसिक डायमेंशंस जो है स्टार्टिंग में आपके निकल जाएंगे। फिफ्थ स्टेप में हम डालेंगे चेकिंग द डिजाइन। अब आपको डिजाइन चेक करना है, इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालनी है कि वो <1 है कि ग्रेटर है, उससे चेक होगा कि हमारा डिजाइन सेफ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको यूज करना है इक्वेशन, सबसे पहले लिख लेंगे। सिंस हमारे पास ग्रेड नहीं है, सॉरी हार्डनेस नहीं है गियर का, तो हम VL स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते अभी, तो हम सिर्फ SB को ही इक्वेट करेंगे। SB = P इफेक्टिव इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसी इक्वेशन से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालनी है। बस आपको SB और P इफेक्टिव लेना है। तो SB का इक्वेशन आपको मालूम है, जो कि होता है MB सिग्मा B Y। आपके पास मॉड्यूल है 5, B है 50 और सिग्मा B आपके पास है 200 और कैपिटल Y हमने निकाल के रखा था 0.308। ये चारों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो SB की वैल्यू में आपको मिल जाएगी 15,400 न्यूटन। अब हमको चाहिए P इफेक्टिव, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है द वेलोसिटी फैक्टर इज अकाउंट फॉर डायनामिक लोड, मतलब P इफेक्टिव में, फाइनल P इफेक्टिव में भी वेलोसिटी फैक्टर आएगा। तो ये हम लेंगे CS PT/CV, जिसमें से हमको CS मालूम है वो है आपका 1.5, PT होता है ट्वाइस MT1/D1। हमने फोर्स एनालिसिस में भी देखा था। हमारे पास टॉर्क है ये 66314.56, हमारे पास D1 है जो कि है 90। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टेंजेंशियल लोड आ रहा है 1473.66 न्यूटन। वेलोसिटी फैक्टर के लिए अब आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी आपको दिख रही है, यहां पर निकला हुआ है कि आपका एग्जैक्ट वेलोसिटी है 6.786। ये अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से है कम, तो हम उसका यही इक्वेशन यूज करेंगे 3/3 + 6.786, 3/3 + V। इससे आपका ये CV निकल के आएगा, एग्जैक्ट CV 0.3066। और इन सारी वैल्यूज को निकालेंगे तो हमारा P इफेक्टिव निकल के आ रहा है। हमारा फाइनल P इफेक्टिव वो आ रहा है 7209.69 न्यूटन। आपको दिख रहा होगा कि आपके दांत की ताकत दैट इज बीम स्ट्रेंथ 15,400 है, 15,400, और आपका इफेक्टिव लोड है 7,209.69, और ये बहुत ही कम है। इसका मतलब हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू >1 ही आएगा, बस उसी को यूज करना है। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू SB/P इफेक्टिव। तो ये आपका FOS की वैल्यू आ रही है फाइनल 2.14।
बस हमको इसके नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगा, सिंस FOS इज ग्रेटर देन 1, हेंस द डिजाइन ऑफ स्पर गियर इज सेम। तो क्वेश्चन में जो बोला था उसमें बहुत सारी चीजें हमने निकाल लिया है ना। डिजाइन द गियर्स, स्पेसिफाई देयर डायमेंशंस, है ना। अब एक लास्ट लाइन उसमें बोला हुआ था, एंड सजेस्ट सूटेबल हार्डनेस फॉर द गियर्स। आपको गियर्स का हार्डनेस भी बताना है, तो हम एक और स्टेप इसमें जोड़ देते हैं, इसको हम लिख देंगे हार्डनेस ऑफ गियर्स। आपको मालूम है हार्डनेस का इक्वेशन मतलब BHN वो रहता है वियर स्ट्रेंथ के उसके एक फॉर्मूले में, और वियर स्ट्रेंथ भी इस तरीके से इफेक्टिव लोड के साथ आपका रिलेट करता है, दैट इज SB इक्वल्स टू P इफेक्टिव इनटू FOS, है ना। तो उसी तरीके से SW भी होता है P इफेक्टिव इनटू FOS। अब हमारा SW का इक्वेशन लिखेंगे तो BQD1K इक्वल्स टू P इफेक्टिव इनटू FOS आता है ना। अब यहां से हमको आपको Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो होता है ट्वाइस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। आपके पास Z2 और Z1 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल Q की वैल्यू आ रही है आपको 1.6, और आपके पास P इफेक्टिव है जो आपका निकल चुका 7209.69। आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.5। इसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करेंगे, ये डिजाइन चेक करने के लिए था, इसको यूज नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसी को यूज करके आप निकालेंगे, तो ये बन जाएगा B जो कि आपको दिया हुआ है 50, Q निकल गया 1.6, D1 आपका है 90, और K का इक्वेशन हम जानते हैं कि अगर दोनों गियर स्टील के हैं तो 0.16 इंटू BHN बाई 100 का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म्स लेफ्ट साइड में आएगा, इक्वल्स टू P इफेक्टिव ये 7209.69 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो क्वेश्चन में गिवन था 1.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हार्डनेस का वैल्यू आएगा डेसिमल में 306.99, लेकिन हार्डनेस को हम जनरली राउंड फिगर में लेते हैं, इसको 10 के मल्टीपल्स में आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो लेट BHN इक्वल्स टू 310। तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 177 में दिया हुआ है आपका एग्जांपल 17.8, है ना। इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए पेयर ऑफ स्पर गियर्स विद 20 डिग्री FDIT, है ना, फुल डेप्थ इनवॉल्व टीथ, तो अल्फा फिर से 20 डिग्री है, कंसिस्टिंग ऑफ ए 20 टीथ पिनियन मैचिंग विद ए 50 टीथ गियर, मतलब Z1 आपका हो गया 20, Z2 हो गया आपका 50। द पिनियन इज कनेक्टेड टू ए 22.5 किलोवाट, पावर आपको दिया हुआ है 22.5, और उसका आरपीएम भी दिया हुआ है 1450 आरपीएम इलेक्ट्रिक मोटर, तो 1450। द स्टार्टिंग टॉर्क इज 150% ऑफ रेटेड टॉर्क, मतलब फिर से CS पे आपको मिला हुआ है 1.5। द मटेरियल फॉर पिनियन इज FE410। अब यहां पर पिनियन का मटेरियल एक अलग दिया हुआ है जो होता है FE410, और आपको मालूम है नोटेशन के हिसाब से ये पिनियन का SUT रहता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू रहती है 410। वैसे ही आपको जो गियर दिया हुआ है वो ग्रे कास्ट आयरन से बना हुआ है आपका गियर, और वो दिया हुआ है FG200, और ये भी उसका SUT का वैल्यू होता है। इस बार पिनियन और गियर दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, ये पिनियन का SUT है, ये गियर का SUT है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, FOS आपको मिला हुआ है 1.5। डिजाइन द गियर्स बेस्ड ऑन लेविस इक्वेशन, लेविस इक्वेशन का यूज करके ही आपको गियर डिजाइन करना है, एंड यूजिंग वेलोसिटी फैक्टर टू अकाउंट फॉर डायनेमिक लोड, और आपको लास्ट में जो इफेक्टिव लोड है उसमें आपका वही टर्म्स आने चाहिए जिसमें वेलोसिटी फैक्टर है, मतलब फाइनल P इफेक्टिव भी आपको वो लेना है जिसमें CV यूज होता है। ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें दोनों पिनियन और गियर के मटेरियल्स को इस बार अलग कर दिया गया है। तो हमारा पहला स्टेप फिर से बनेगा डिसाइडिंग द वीकर मेंबर। तो वीकर मेंबर के लिए इसकी आपकी बार आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पिनियन के लिए अगर आप देखें, है ना, आपको मालूम था कि जब डिफरेंट मटेरियल होता है द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा B इंटू वाई विल डिसाइड द वीकर मेंबर। तो पिनियन के लिए आप देख रहे होंगे SUT आपको मिला हुआ है 410,
है ना, और Z1 आपको मिला हुआ है 20। ये पिनियन की दो वैल्यूज मिली हुई है। तो आप SUT से सिग्मा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज SUT बाई 3, और ये निकल के आता है आपका 136.67। और वैसे Z1 को आप देखेंगे डाटा बुक से तो आपको Y की वैल्यू मिलेगी, ये आती है 0.32, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिग्मा B इंटू वाई की वैल्यू आ रही है 43.73। वैसे अगर हम गियर को देखेंगे तो गियर का आपको SUT जो क्वेश्चन में गिवन है ग्रे कास्ट आयरन का, दैट इज 200, और उसका नंबर ऑफ टीथ है Z2, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 50। अब इसका अगर आप परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालें SUT बाई 3 करके तो ये आपका आएगा 66.67, और इसका कैपिटल Y का वैल्यू आएगा Z2 के बेसिस पे 50 के बेसिस पे ये आता है 0.408। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा बी इंटू वाई, ये आता है आपका 27.20। अब मैंने बताया था कि जब डिफरेंट मटेरियल होता है तो प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा बी इंटू वाई विल डिसाइड द वीकर मेंबर। यहां पर दिख रहा है कि गियर का सिग्मा बी इंटू वाई आपका कम है आपके पिनियन से, इसका मतलब यहां पर गियर इज वीकर, Hence we have to design for gear। अब यह ध्यान रखना है गियर वीकर है उसी को डिजाइन करना है, मतलब वो इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे जिसमें 2 यूज हो रहा है, क्योंकि हम पिनियन के लिए 1 यूज करते हैं और गियर के लिए 2। अब जाएंगे हम स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको निकालना है आपको मॉड्यूल। अब आप मॉड्यूल डिजाइन कर सकते हैं, तो लेकिन इसको लिखना पड़ेगा स्टेप में, मॉड्यूल बेस्ड ऑन बीम स्ट्रेंथ या लेविस इक्वेशन। फिर से हम मॉड्यूल का इक्वेशन बनाएंगे, एम बी बाई एम सिग्मा बी कैपिटल वाई इक्वल्स टू सी एस अपॉन सी वी इंटू ट्वाइस, अब की बार लिखेंगे MT2 अपॉन Z2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गियर डिजाइन कर रहे हैं, अब दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, इससे सारे नोटेशंस 2 के यूज होंगे। अब इसमें अगर एक एक वैल्यू कंप्लीट से निकालें तो B बाई एम होता है आपका 10, सिग्मा बी आपका गियर का सिग्मा बी अभी आपने निकाला है 66.67, कैपिटल वाई भी आपने गियर का निकाला हुआ है 0.408, CS की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.5। CV के लिए आपको फिर से वेलोसिटी एज्यूम करनी पड़ेगी, है ना, तो लेट y इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम देखे थे 3/3 प्लस v करेंगे तो CV की वैल्यू आएगी 0.375। बच जाता है MT2 की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू, तो उसके लिए हमको चाहिए रहेगा RPM, है ना, हमारे पास Z1 अपॉन Z2 है, तो हम इससे सबसे पहले I की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, तो उससे हमको RPM मिल जाएगा कि आपका गियर का RPM कितना है ना। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि हमको एक मालूम है कि वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू होता है N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z1। यहां पर देखेंगे आपको N1 पता है, आपको Z2 पता है, आपको Z1 पता है, तो इससे हम N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर N2 की वैल्यू निकल के आ रही है 580 RPM, क्योंकि N1 RPM से आप टॉर्क ऑन पिनियन निकाल सकते हैं, MT1 निकाल सकते हैं, यहां पर हमको MT2 की जरूरत पड़ेगी। अब हमारा MT2 का इक्वेशन बन जाएगा किलोवाट इंटू 60 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 2 पाई N2। अब इसको यूज करेंगे तो हमारा टॉर्क आ रहा है 370,446.85 न्यूटन मिलीमीटर। Z2 है आपके पास 50 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5। ये सारे टर्म्स को यूज करेंगे तो आपको मॉड्यूल निकल के आएगा 6.89 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप 3 में हम निकालेंगे गियर डायमेंशंस। फिर से हम 17.2 में जाएंगे और स्टैंडर्ड मॉड्यूल लिख लेंगे, है ना। इस बार दिख रहा होगा कि आपको चॉइस 1 में नहीं दिखेगा, इससे नेक्स्ट हायर वैल्यू में, चॉइस 2 में इससे नेक्स्ट एक हायर होल नंबर वैल्यू मिलेगी, वो है 7 mm की, उसी को हम रख लेंगे। तो आपका बन जाएगा लेट m इक्वल्स टू 7 mm, b निकल जाएगा आपको मॉड्यूल इंटू 10 दैट इज 70, d1 हो जाएगा आपका mz1, ये निकल के आ रहा है 140, d2 आपका mz2
ये आ रहा है 350, और फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। अब की बार यूज करेंगे इक्वेशन पाई d2n2 अपॉन 60 10⁻³ और इसको यूज करेंगे तो वेलोसिटी आ रही है 10.63। अब चौथे स्टेप में आपको डिजाइन को चेक करना है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं चेकिंग द डिजाइन, और डिजाइन चेक करना है मतलब फिर आपके पास है SB इक्वल्स टू P इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहां से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालनी है, बस आपको SB और P इफेक्टिव चाहिए। तो हम SB पहले निकाल देते हैं जो कि होता है MB सिग्मा B Y, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये निकल के आएगा, मॉड्यूल आपको दिया हुआ है 7, B है 70, सिग्मा B आपके गियर का था 66.67 और कैपिटल Y भी आपके पास था 0.408। ये सब गियर के टर्म्स को यूज करना है आपको। तो SB की वैल्यू आपकी निकल के आती है 13328.67 न्यूटन, 13,328 ये आपका आता है। P इफेक्टिव के लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आपको वही यूज करना है CS PT अपॉन CV। इसके लिए आपको CS फिर से गिवन है जो कि 1.5, PT होता है ट्वाइस MT2 अपॉन D2। आपके पास MT2 और D2 है क्योंकि हम गियर का यूज कर रहे हैं, इसलिए टेंजेंशियल फोर्स भी गियर के बेसिस पे निकालेंगे, इसमें 2 रहेगा तो ट्वाइस MT2 अपॉन D2। यहां से आपको PT की वैल्यू मिल जाती है 2116.84 न्यूटन। CV के लिए आपको वेलोसिटी देखना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें वेलोसिटी को तो ये आया 10.63, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 10 से ज्यादा बढ़ गई है, और जब वेलोसिटी 10 से ज्यादा बढ़ जाती है या फिर 10 और 20 के बीच में होती है तब हम CV का जो इक्वेशन यूज करते हैं वो होता है 6/6 प्लस b। अगर ये 10 से कम रहती तो हम वही यूज करते 3/3 प्लस b, मतलब 6/6 प्लस 10.63 ये वैल्यू हम डालेंगे तो हमारा CV का वैल्यू निकल के आएगा 0.3608। अब अगर हम CV, PT और CS की वैल्यू को डालें तो हमारा फाइनल P इफेक्टिव की वैल्यू आएगी 8800.61 न्यूटन। तो आपको दिख रहा होगा कि आपका दांत का जो ताकत है, दांत का स्ट्रेंथ है वो 13,000 समथिंग था, और आपका जो इफेक्टिव लोड है वो 8,800 को समथिंग, मतलब बहुत कम है। इसका मतलब आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हायर आएगी। जो आपको निकालना है FOS इक्वल्स टू SB अपॉन P इफेक्टिव, तो ये फाइनल FOS आपका आ रहा है 1.51। तो हमको एक लाइन और लिखना पड़ेगा, सिंस FOS इज ग्रेटर देन 1 एंड द डिजाइन ऑफ गियर इज सेफ। तो आज हमने 2 क्वेश्चन देखा, एक आपका सेम मटेरियल का और एक दूसरा इक्वेशन जिसमें डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं, है ना। तो ये एक सिंपल प्रोसेस से ही सॉल्व हो जाता है, और बेसिकली आपको FOS निकालना है जो आपका ग्रेटर देन 1 आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।